ऑल ऑफ़ यू। आई माई सेल्फ पल्लवी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में ना जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस को एक सेशन में हम कंप्लीट करेंगे और वो भी सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आज के सेशन का नाम क्या है? सुपर फास्ट रिवीजन। आज के सेशन में सिर्फ रिवीजन होगा। ओके, आज के सेशन में डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। मैं क्वेश्चन करूँगी, फिर आप लोग आंसर दोगे और मैं भी आंसर दूंगी थोड़े टाइम देने के बाद। ओके, क्योंकि जिनको आता होगा वो तो फास्टली कमेंट में लिख ही देंगे। ओके, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस लेकर आती हूँ जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा उसमें से मैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन कर दूंगी, बट जो रिपीटेड है उनमें नो डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, सिर्फ आंसर और क्वेश्चन किया जाएगा। तो आज के सेशन का नाम क्या है? सुपर फास्ट रिवीजन सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? लॉबस्टर है। लॉबस्टर क्या है? अब प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को लगा कि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, उसे लॉबस्टर बोलते हैं और हिंदी में लॉबस्टर लिखा जाता है। ठीक है ना, या फिर आप उसे लॉबस्टर भी पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हिंदी में लिखा जाता है वही सेम प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में किया जाता है। ओके, तो इसे हम लॉबस्टर भी बोलते हैं। ओके, तो लॉबस्टर क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है कि लॉबस्टर क्या है? यहाँ शायद फाइलम का नाम दिया गया है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन से फाइलम से बिलोंग करता है हमारा लॉबस्टर। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? एरिकेनोइड। ठीक है, क्रिस्टेशिया या फिर कीट या फिर मीरियापोड। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि किस फाइलम से लॉबस्टर बिलोंग करता है। तो किस फाइलम से करता है बच्चों? जिनको आता होगा वो अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिए होंगे। सो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लॉबस्टर किस फाइलम से बिलोंग करता है? क्रिस्टेशिया फाइलम से। ओके, ये क्रिस्टेशिया जो है सब फाइलम है। क्या है? सब फाइलम है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? मानव में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है, यानी हेरिडिटी नहीं है? आपसे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। ठीक है ना, वंशानुगत रोग नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? हिटेंगटन का रोग, या फिर फिनाइल कीटन्यूरिया, या फिर रूमेटिक हृदय रोग, या फिर टेंसेक का रोग। ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि इसमें कौन ऐसा है जो कि हेरिडिटी रोग यानी डिजीज़ नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि रूमेटिक हृदय रोग जो है वो हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। ओके, ये हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिनको आता होगा वो लोग फास्टली कमेंट में आंसर लिख रहे होंगे। किनका सही हुआ किनका गलत हुआ आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद्य है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद्य है। क्या वो प्राकृतिक खाद्य है, सब्जियों से बनी खाद्य है, यानी सब्जियां जब बच जाती है उसे हम डाल देते हैं तो वो खाद्य है, या फिर केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद्य है, या फिर रासायनिक खाद्य है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। मैं एक बार और इसे इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। व्हाट टाइप ऑफ कंपोस्ट इज़ वर्मी कंपोस्ट? ठीक है ना, यानी वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद्य है? क्या नेचुरल फर्टिलाइज़र है, या फिर मैन्योर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स है, या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवॉर्म है, या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र है? तो जिन बच्चों को आंसर आता होगा वो लोग कर दिए होंगे। ठीक है ना, कमेंट में आंसर लिख दिए होंगे। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है और किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो केचुआ के द्वारा। किसके द्वारा? केचुआ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड कंप्लीटेड द फर्स्ट। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड जो थे वो किस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किए थे सबसे पहले? ठीक है, क्या वो गुर्दे का किए थे प्रत्यारोपण, या फिर हृदय का किए थे, या फिर
यकृत का किए थे यानी लीवर का किए थे या फिर पेनक्रियाज का किए थे? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड किसका ट्रांसप्लांट किए थे? किस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किए थे? तो ये हार्ट ट्रांसप्लांटर थे। ओके, ये हार्ट का ट्रांसप्लांट किए थे। ओके, आप सभी को पता चल गया। जो लोग लिखे होंगे उनके लिए वेरी गुड, जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग प्लीज़ आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है? तो आज के सेशन में जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आज मैं डिस्क्रिप्शन बता नहीं रही हूँ, आज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करवा रही हूँ, ठीक है? तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू, किससे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिलेटेड है? क्या वनस्पति से, जीव जंतु से, जीवाणु से या फिर रंगीन चित्रकला से? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। तो क्या वनस्पति से हमारा फोटोसिंथेसिस रिलेटेड है? तो बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है? क्योंकि वनस्पति यानी क्या बोल रहा है? प्लांट्स की बात कर रहा है, ठीक है? जो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, ठीक है? एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया से भी नहीं रिलेटेड है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं, ओके? और कलर पेंटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्लास्टिक सर्जरी का संबंध है, प्लास्टिक सर्जरी का संबंध है। तो ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? मानवीय बीमारियों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी जो होता है, क्या वो मानवीय बीमारियों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है? कृत्रिम ग्राफ्टिंग द्वारा मानवीय शक्ल का सही रूप देना, यानी जैसे कि किसी का फेस टेढ़ा रहता है, फेस ही नहीं बॉडी में भी होता है प्लास्टिक सर्जरी, ओके? तो अगर उसे पसंद नहीं है तो क्या करता है? प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अपने हिसाब से उस बॉडी के शेप को बनवाता है, ठीक है? जैसा चाहे वो। तो प्लास्टिक सर्जरी का संबंध इसी से है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। टूटे अंगों और हड्डियों की मरम्मत बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक सर्जरी से टूटे अंगों और हड्डियों की मरम्मत नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी क्या है? प्लास्टिक से बने हुए उपकरणों का रोग का ऑपरेशन करते समय प्रयोग, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं किया जाता है, ठीक है? तो क्या किया जाता है कि ग्राफ्टिंग किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग किया जाता है, ठीक है? जो हमारा नेचुरल बॉडी रहता है उसमें अगर हमें सुधार करवाना है तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ओके? ज़्यादातर ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस और जो हीरो हीरोइन रहती हैं वो लोग करवाते हैं, ठीक है? चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, पक्षियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है ना? पक्षियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी बर्ड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन कॉर्डेटा या फिर रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस या फिर फ्रॉम फिश। क्या पक्षी की उत्पत्ति नॉन कॉर्डेटा से हुई है या फिर रेप्टाइल से हुई है, रेंगने वाले जीव से? तो बच्चों पक्षियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेरी गुड, जो बच्चे ने ऑप्शन बी लिखा है, ठीक है ना? किससे हुई है? रेप्टाइल से हुई है। पक्षियों की उत्पत्ति किससे हुई है? रेप्टाइल से हुई है, ठीक है? चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? सबसे मजबूत मांसपेशियाँ पाई जाती है, सबसे मजबूत मांसपेशियाँ किस अंग में पाई जाती है? क्या उंगलियां में पाई जाती हैं, कलाई में पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है या फिर जबड़े में पाई जाती है? तो बच्चों सबसे मजबूत मांसपेशियाँ किस में पाई जाती है? तो जौ में पाई जाती है, यानी जबड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़ों में। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है? तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? वह व्यक्ति जिनमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजन नहीं होता किस ब्लड ग्रुप से संबंधित है? ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि ए पर्सन हु हैज़ बोथ एंटीबॉडीज बट नो एंटीजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों एंटीजन तो प्रेजेंट होगा लेकिन क्या बोल रहा है कि दोनों एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट होंगे बट एंटीजन प्रेजेंट नहीं होंगे। वो जो ब्लड होगा वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है ना? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है,
मैंने बहुत बार रिपीट कर चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वेरी गुड, जिन्होंने डी लिखा है उनका 100% करेक्ट है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मजबूत उपास्थि है, सॉरी उपास्थि होती है। उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थि यानी कार्टिलेज की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी सबसे मजबूत उपास्थि आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या फाइब्रस कार्टिलेज यानी रेशेदार उपास्थि, या फिर इलास्टिक कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, या फिर कच्चाभ उपास्थि, या फिर सरल उपास्थि। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज कौन सा होता है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी रेशेदार यानी फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। ओके, तो चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए। अगला क्वेश्चन सबसे इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, ऊँट का कुबर होता है, ऊँट का कुबर जो होता है वो किस टिश्यू से बना होता है, किस टिश्यू से बना होता है। थोड़ा सा इस ऑप्शन में चेंज करना था। ठीक है, तो वो अब हमने चेंज कर दिया है। चलो, तो अब बता दो कि ऊँट का जो कुबर होता है, कैमल्स हम्प जो होता है वो किस टिश्यू से बना होता है, किस टिश्यू से बना होता है। तो इसमें तो आप 100% गेस कर लो कि जो मैंने अभी सुधारा है वही आंसर होगा। ठीक है, इतने तो आप लोग चालाक हो ही, बट फिर भी चलो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या वो हड्डी से बना होता है यानी बोन का कुबर रहता है, या फिर एडिपोज टिश्यू से बना होता है, या फिर पेशी यानी मसल से बना होता है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू से। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कैमल का जो हम्प है वो किस टिश्यू से बना होता है? एडिपोज टिश्यू से, एडिपोज टिश्यू से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न यह है, कोलेजन रेशा होता है, कोलेजन फाइबर कंटेन, कोलेजन रेशा होता है, कोलेजन फाइबर कंटेन, यानी कंटेन नहीं बोल रहा है यहाँ, आपसे क्या पूछ रहा है? उसका कलर पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कलर पूछ रहा है कि कोलेजन फाइबर जो होता है वो किस कलर का होता है। क्या वो वाइट होता है, येलो होता है, या फिर रंगहीन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो कोलेजन टिश्यू जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई होप ये सबको पता होगा क्योंकि ये कोलेजन टिश्यू है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, इजी है। जल्दी से लिख दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो किस कलर का होता है कोलेजन टिश्यू? सफ़ेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है, यानी वाइट इन कलर होता है। कोलेजन फाइबर, सॉरी कोलेजन टिश्यू नहीं, कोलेजन फाइबर जो होता है वो किस कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, सभी बच्चों का सही होगा आंसर। और एक और चीज़ जान लो, इसमें डिस्क्रिप्शन तो वैसे नहीं था बट एक इम्पॉर्टेंट है। जब कोलेजन फाइबर की बात कर रहे हैं तो बता देती हूँ कि कोलेजन फाइबर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? कोलेजन प्रोटीन से, कोलेजन प्रोटीन से। ओके, कोलेजन प्रोटीन से ही कोलेजन फाइबर बना होता है, मेड होता है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, पौधे की सामान्य वृद्धि में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी 4 एलिमेंट का नाम दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों में से कौन ऐसा है जिसका रिक्वायरमेंट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है। ठीक है, वो ना भी रहेगा तो प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो बात फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, Fe, क्या आयरन के बिना प्लांट हमारा ग्रो कर सकता है या फिर कर सकता है? नहीं, आयरन एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है? आयरन के बिना ग्रोथ नहीं होता है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसेंशियल, इसेंशियल को मैं ई से डिनोट कर दे रही हूँ, इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी इसेंशियल, लेकिन ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ये तो आप लोग जानते होंगे ना कि इसेंशियल न्यूट्रिशन जो होता है 17 माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, बिल्कुल पता होगा। और नहीं पता होगा तो मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन कर रखा है। ठीक है,
तो मैग्नीशियम भी क्या है हमारा इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ओके। और कैल्शियम भी, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो क्या है हमारा इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो कि प्लांट के वृद्धि के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, ठीक है। लेकिन पीबी यानी लीड की बात करते हैं, पीबी जो है वो इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, और जबकि ये टॉक्सिक ही है एक तरह से, अगर ये प्लांट में आ जाता है तो टॉक्सिक है, ठीक है, प्लांट के लिए क्या है, ये टॉक्सिक है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया कि क्या होगा इस पीबी, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लीड जो है वो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, आवश्यकता नहीं है। लीड यानी पीबी की आवश्यकता पेड़ की सामान्यतः वृद्धि में, सॉरी वो सेंटेंस थोड़ा इधर उधर हो गया, अब मैं सही से बोल देती हूँ कि पौधों की सामान्यतः वृद्धि में लीड यानी पीबी तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। वो फर्स्ट वाला जो वर्ड था वो थोड़ा मिसमैच हो गया था, यहाँ से वहाँ हो गया था, सो सॉरी। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि निरोधक है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना, इनहिबिट करता है, क्या ABA है, ABA को क्या बोलते हैं हम, ABA को क्या बोलते हैं हम, एब्सेसिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सेसिक एसिड बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये है जिबर्लिक, ये हो गया इंडोल एसिटिक एसिड, और NaA को क्या बोलते हैं, 1-नेफ्थलीन एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है, तो आप सभी को पता हो कि ABA एब्सेसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। और एक और होता है, वो क्या होता है, इथिलीन, इथिलीन भी क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, वृद्धि निरोधक है एब्सेसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन A इज़ करेक्ट, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखो, ये ना एकदम समझने वाला क्वेश्चन है, आप समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। भोजन यानी खाद्य पदार्थ शीत संग्रहघर में रखा जाता है, यानी कोल्ड स्टोरेज में जो फूड रखे जाते हैं, खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं, उसमें सबसे कम श्वसन द्वारा ये संधारण करते हैं। सॉरी क्वेश्चन में ना लग रहा है कि कुछ अलग लिख दिया गया है, ठीक है ना, क्या है, दे रिटेन द लिस्ट अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन, जो खाद्य पदार्थ, आप क्वेश्चन को ऐसे समझो, चलो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है कि जो फूड आप लोग खाते हो उसको कोल्ड स्टोरेज में जो रखा जाता है, ठीक है ना, क्या ज़्यादा दिन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करते हैं और कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ठीक है ना, और उसका अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है ना वो कम कर दिया जाता है। क्यों कम कर दिया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है कि आखिर क्यों कम कर दिया जाता है उसका अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन। क्या उस खाने जो फूड है उसके फ्रेशनेस के लिए कम कर दिया जाता है कि अगर अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन कम रहेगा तो फूड ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा, तो जी बिल्कुल, अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन कम रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा और वो आपका जो फूड है वो बहुत दिन तक, उस फूड में बहुत दिन तक ताजगी बनी रहेगी, ठीक है। लॉन्ग लाइफ भी होगा, वो दीर्घायु भी होगा, फूड ज़्यादा दिन तक रहता है, आप सभी को पता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ सामान ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलता है, ठीक है ना, उसका टेस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में जो रखा जाता है फूड, वो क्यों रखा जाता है, उसका अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन कम कर दिया जाता है, क्यों कम कर दिया जाता है, ताकि वो फूड फ्रेश रहे, लॉन्ग लाइफ रहे और गुड टेस्ट रहे, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। और दरअसल ये है ना कि जब क्वेश्चन टाइप होता है ना तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ओके। सो उतना मैं समझा दी हूँ, आपको क्लियरफाई कर दी हूँ, तो उतना आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन कभी सीमाकारी कारक नहीं होता,
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेवर अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होने वाले का नाम पूछ रहा है। क्या वो ऑक्सीजन है या प्रकाश है या फिर क्लोरोफिल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता हो कि कभी कि क्या है इसको एक वर्ड में अगर हम बोला चाहे तो अनलिमिटिंग फैक्टर क्या है, प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट, ठीक है, जो कि सीमाकारी कारक नहीं होता किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फंजाई में भोजन यानी खाद्य पदार्थ किस रूप में होता है। यही आपसे पूछ रहा है कि फंजाई में जो फूड होते हैं वो किस फॉर्म में, किस रूप में होते हैं। क्या वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या फ्रुक्टोज के फॉर्म में होते हैं या फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं या फिर सुक्रोज के फॉर्म में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि किस फॉर्म में फंजाई अपना भोजन स्टोर करता है, किस फॉर्म में फंजाई अपना भोजन स्टोर करता है। तो आप सभी को पता है किस फॉर्म में, एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में फंजाई अपना फूड स्टोर करता है। और कौन करता है, एनिमल्स भी करता है। एनिमल्स भी किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। हार्मोन फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है, यानी कौन सा हार्मोन का यूज़ करके हम फल को पका सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या ऑक्सीन का उपयोग करके हम फल को पका सकते हैं या फिर इथिलीन को या फिर फ्लोरीजेन या फिर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का यूज़ करके हम फ्रूट को पका सकते हैं, फलों को पका सकते हैं। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये आप सभी को पता है कि इथिलीन का यूज़ करके हम फलों को पका सकते हैं, इथिलीन का यूज़ करके हम फलों को पका सकते हैं, इथिलीन का यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने बी लिखा है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यानी यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। किसके द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा यूरिया ब्लड से सेपरेट होता है, अलग होता है। क्या आंत के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा या फिर स्टोमक के द्वारा या फिर प्लीहा के द्वारा या फिर गुर्दा के द्वारा। तो आप सभी को पता है कि ये काम कौन करता है, यूरिया को सेपरेट ब्लड से कौन करता है, फिल्टर कौन करता है, तो किडनी करता है, किडनी का वर्क है यानी गुर्दा का वर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 23। आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी है जो कि हमारा उसी से रिलेटेड है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अपोहक जिनके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, यानी द डायलाइजर विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग इट्स वर्क। डायलाइजर का यूज डायलाइजर जो वर्क करता है वो किसकी तरह करता है, ठीक है, किस ऑर्गन के वर्क की जगह वो डायलाइजर का यूज़ करता है, यानी कौन सा ऑर्गन को रिमूव करके हम डायलाइज़र लगा सकते हैं और ह्यूमन जिंदा रह सकता है। क्या हार्ट की जगह हम डायलाइज़र का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी डायलाइज़र जो वर्क करता है वही, यानी हार्ट जो हमारा धड़कन है, हृदय है, वो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है ना, ब्लड का पंप करता है। तो क्या डायलाइज़र ब्लड का पंप करता है, बिल्कुल नहीं। क्या किडनी की तरह फिल्टरेट करता है यूरिया को, तो जी हाँ बिल्कुल, डायलाइज़र क्या करता है, फिल्टरेशन का काम करता है। किसका काम करता है, फिल्टरेशन का काम करता है, किडनी की तरह वर्क करता है, किडनी की तरह काम करता है। ये भी क्या करता है, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करता है या फिल्टरेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किडनी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किडनी, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न क्या पूछ रहा है, खमीर है यानी इस्ट क्या है, क्या ये बेसिडियोमाइसिटीज़ है, जाइगोमाइसिटीज़ है, फंगल रूट है या फिर एस्कोमाइसिटीज़ है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो बच्चों कि खमीर क्या है, खमीर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज़ है। इस्ट क्या है, एस्कोमाइसिटीज़ है। ओके, इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद है। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो कि, और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। तो आज आप बता देना कि आज का सेशन कैसा लगा।
थोड़ा फास्ट था शायद। मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूँगी कि थोड़ा स्लो बोलूँ। ओके, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।